जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। साथियों, ये आप एसएसटी प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आइए बिना किसी देरी के हम सीधे आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले साथियों, यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक से अवश्य करिएगा। ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे पतन होने का मुख्य कारण क्या था? 4 विकल्प है आपके सामने, बताना है कि मुख्य कारण क्या था। देखिए, इसका सही उत्तर अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका, यानी औरंगजेब द्वारा दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अत्यधिक खर्च कर देना ही मुगल साम्राज्य के धीरे धीरे पतन का मुख्य कारण बना। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए मेरे भाई, औरंगजेब ने दक्कन यानी दक्षिण भारत में मराठों और अन्य राज्यों के खिलाफ लगभग 25 वर्षों तक युद्ध लड़ा। इस लंबी लड़ाई, लंबी सैन्य व्यवस्था के कारण मुगल साम्राज्य के शाही खजाने और बेहतरीन सैन्य संसाधन पूरी तरह समाप्त हो गए, जिससे उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर और जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में किन दो प्रमुख अभिजात वर्गों के गुटों का दबदबा था? बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके ईरानी और तुरानी यानी मध्य एशिया के मूल गुट के लोग थे, उनका मुख्य रूप से दबदबा था फर्रुखसियर और जहांदार शाह के शासन के दौरान। तो ये आपका विकल्प बी सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, मुगल दरबार के अभिजात दो मुख्य धड़ों में बटे हुए थे, एक ईरानी और दूसरे तुरानी। एक गुट सम्राटों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखते थे। फर्रुखसियर, जिनका शासनकाल था 1713 से 1719 के बीच, और जहांदार शाह, जो 1712 से 1713 के समय शासन किया, उसका पतन इन्हीं गुटों के आपसी साजिशों के कारण हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, सैयद बंधु अब्दुल्लाह खां और हुसैन अली खां इतिहास में किंग मेकर के रूप में ये लोग बने रहे। इनका नाम प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने कई मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाया और हटाया। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आपका बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम में काफ़ी विलम्ब होने की संभावना है। इसलिए मेरे भाई, आप इतने ईमानदारी से पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए और आप भी अपेयर हो सकें बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि 1739 में किस विदेशी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य को अत्यधिक आर्थिक नुकसान पहुंचाया और मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस लूट लिया? तो देखिए मेरे भाई, वह कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि नादिर शाह था। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए, कौन था? नादिर शाह था। देखिए, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसने दिल्ली शहर को बेरहमी से लूटा और मुगल खजानों से करोड़ों रुपये कोहिनूर हीरा और शाहजहां का प्रसिद्ध रत्न जड़ित मयूर सिंहासन अपने साथ लेके चला गया। उसके बाद नादिर शाह के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली आता है, जो 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया और भारी तबाही मचाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं मेरे भाई, इसलिए प्रश्नों को बहुत जिम्मेदारी के साथ करिए और समझिए। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में अवध के एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठन का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे मुगल सम्राट द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो देखिए, वह व्यक्ति था बुरहान उल मुल्क और सआदत खां। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, 1722 में सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और उसने धीरे धीरे मुगल प्रभाव को कम किया और अवध में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। और अवध एक समृद्ध क्षेत्र था क्योंकि यहाँ गंगा के उपजाऊ मैदान और व्यापारिक मार्ग स्थित था। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। हैदराबाद राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जो मुगल दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली तुरानी अभिजात था? तो देखिए मेरे भाई, वह निजामुल मुल्क
आसफ जाह था। विकल्प सी सही हो जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। आसफ जाह को पहले दक्कन प्रांत की सूबेदारी मिली थी। मुगल दरबार की कमजोरी का लाभ उठाकर उसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्वतंत्र रूप से स्थापना की। वह कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तर भारत से दक्षिण लाया था, ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, 18वीं शताब्दी में बंगाल के मुगल नियंत्रण से मुक्त होने की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में शुरू हुई? बताइए, 18वीं शताब्दी में बंगाल के मुगल नियंत्रण से मुक्त होने की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में शुरू हुई? तो साथियों, वह मुर्शिद कुली खां था। विकल्प ए आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नायब यानी प्रांतपाल नियुक्त किया गया था। हालांकि वह औपचारिक सूबेदार नहीं था, लेकिन उसने बहुत तेजी से बंगाल के राजस्व और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत की और मुगल साम्राज्य को कर भेजना बंद कर दिया था। मुर्शिद कुली खां, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवध, हैदराबाद और बंगाल जैसे नए स्वायत्त राज्यों में राजस्व वसूली के लिए अपनाई गई इजारेदारी प्रथा का क्या अर्थ था? तो देखिए मेरे भाई, इजारेदारी प्रथा का अर्थ था कि राजस्व वसूली का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले राजस्व यानी ठेकेदारों को सौंप देना, और उन्हीं ठेकेदारों को इजारेदार कहा जाता था। उन्हीं से इजारेदारी प्रथा शुरू हुई। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों के संदर्भ में राजा सवाई सिंह ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी और उन्हें किस क्षेत्र की सूबेदारी प्राप्त थी? सही उत्तर हो जाता है आपका जयपुर, मालवा की सूबेदारी। विकल्प बी आपका सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अमेर के राजा सवाई जय सिंह 18वीं सदी के एक अत्यंत प्रभावशाली राजपूत शासक थे और उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मालवा की सूबेदारी दी गई थी। उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की और इसे अपनी नई राजधानी बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प आपका बी सही हो जाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिखों के संदर्भ में गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में खालसा की स्थापना करने का मुख्य राजनीतिक और सैन्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो मेरे भाई, मुगल सत्ता और स्थानीय पहाड़ी राजाओं के दमनकारी शासन के खिलाफ सिख समुदाय को एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में संगठित करना ही इसका उद्देश्य था। विकल्प आपका सी सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में सिख मिसलों के संदर्भ में राखी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें राखी व्यवस्था की तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है। यानी इसके तहत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें मुगल या अन्य बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में पेशवा पद का क्या अर्थ था और उनका मुख्य केंद्र कहाँ स्थित था? तो ध्यान रखिए, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। मराठा राजा के प्रधानमंत्री जो साम्राज्य का वास्तविक प्रशासनिक प्रमुख होता था उसे पेशवा कहते थे और इसका मुख्य केंद्र पुणे था। कहाँ? पुणे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में वसूले जाने वाले चौथ और सरदेशमुखी करों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए मेरे भाई, चौथ जो कर होता था, चौथ पड़ोसी राज्यों की जमींदारी कर का 25% हिस्सा था, जिसे मराठे व अन्य आक्रमणों से सुरक्षा देने के बदले वसूलते थे। और सरदेशमुखी मुख्य राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था, जो मुख्य वंशानुगत कर संचालन होने के नाते लिया जाता था। ठीक है ना? तो ये विकल्प आपका बी सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध का मराठा साम्राज्य पर क्या दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़ा? पहली बात कि पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में, ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हार के कारण मराठों के दिल्ली पर नियंत्रण करने और पूरे उपद्वीप पर शासन स्थापित करने के गहरे सपने को धक्का लगा। विकल्प बी आपका सही हो जाता है।
ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भूगोल के अनुसार रेगिस्तान या मरुस्थल की सबसे मुख्य और वैज्ञानिक परिभाषा क्या है। तो ध्यान रखिए, एक शुष्क प्रदेश जिसकी विशेषता निम्न वर्षा, विरल वनस्पति और अत्यधिक गर्म या ठंड तापमान होता है, उसे ही हम रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। गर्मी में अत्यधिक गर्म और ठंडी में अत्यधिक ठंडा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और लगभग 11 देशों के सीमाओं को छूता है। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियों, जीवों, जंतुओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प सही मेरे भाई बी है। यहाँ कैक्टस यानी नागफनी, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाते हैं तथा ऊंट, लकड़बग्घा, सियार और बिच्छू मुख्य जीव है यहाँ के। तो ये विकल्प बी सही है सहारा रेगिस्तान के बारे में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल के निवासियों के संदर्भ में बेदुइन और तुआरेग कौन है। तो देखिए मेरे भाई, यह दो खानाबदोश जनजातियां हैं। ठीक है ना, विकल्प बी आपका सही हो जाता है। ये दोनों क्या हैं, एक प्रमुख खानाबदोश जनजातियां हैं जो बकरियां, भेड़ और ऊंट पालते हैं। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित लद्दाख मरुस्थल के संदर्भ में किस श्रेणी का मरुस्थल माना जाता है और इसकी स्थानीय नाम क्या है। तो देखिए मेरे भाई, अगर भारत के उत्तर स्थित लद्दाख मरुस्थल के संदर्भ में बात करें तो यह एक ठंडा मरुस्थल है और इसे स्थानीय भाषा में खापाचान यानी बर्फ की भूमि कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही है। ये सभी फैक्ट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, लद्दाख जम्मू कश्मीर और वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व में महान हिमालय में स्थित एक उच्च अक्षांश वाला ठंडा मरुस्थल है। इसकी अत्यधिक ऊंचाई 3000 से 8000 मीटर के आसपास है और यही कारण है कि यहाँ की हवा बहुत पतली होती है और तापमान सर्दियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ जो वर्षा है वो बहुत कम होती है, यानी प्रति वर्ष केवल 10 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह हिमालय के विष्टि छाया क्षेत्र में आता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लद्दाख मरुस्थल में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों और कृषि उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी शुष्कता के कारण वनस्पतियां बहुत विरल हैं, लेकिन घाटियों में सरपत यानी बीलो व पॉपुलर के पेड़ मिलते हैं और गर्मियों में सेब, खुबानी व अखरोट उगते हैं। तो विकल्प आपका बी सही है। ध्यान रखिएगा। अच्छा ध्यान रखिए, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट के जो बल्ले बनते हैं वह बीलों के पेड़ के लकड़ी से ही बनते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि लद्दाख के जीव जंतुओं के संदर्भ में चीरू या तिब्बती एंटीलोप नामक जीव का शिकार किस मुख्य आर्थिक कारण से किया जाता है। तो ध्यान रखिए, इसके ऊन के लिए जिससे शहतूश नामक अत्यधिक हल्का और गर्म शॉल बनाया जाता है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई कि लद्दाख के निवासियों और सांस्कृतिक पहचान के संबंध में यहाँ मुख्य रूप से किन दो धर्मों के अनुयायी पाए जाते हैं और यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्या कहलाते हैं। तो साथियों, यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल को गोम्पा कहते हैं और बौद्ध और मुस्लिम यहाँ पे मुख्य रूप से स्थित हैं। ठीक है ना, बौद्ध और मुस्लिम स्थित हैं और धार्मिक स्थल बौद्ध के धार्मिक स्थल को गोम्पा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला कौन सा मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग A1A। विकल्प ए आपका सही हो जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था के संदर्भ में कपास उत्पादक किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे पहले किस स्थानीय बाजार और मध्यस्थ का सामना करना पड़ता है। तो ये
बाजार व्यवस्था के संदर्भ में कपास उत्पादक किसान को अपनी फसल बेचने के लिए सबसे पहले किस स्थानीय बाजार और मध्यस्थ का सामना करना पड़ता है? तो ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। कर्नूल के बारे में एक चैप्टर है, उसी में इसका जिक्र है। कर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश में है। जैसे स्थानीय बाजारों के थोक व्यापारी या स्थानीय शक्तिशाली व्यापारी का जो कपास को कम दामों पर खरीदता है, ठीक है, उन्हीं मध्यस्थ का सामना करना पड़ता है। विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि इरोड जो कि तमिलनाडु में है, उसके कपड़ा बाजार की विश्व में क्या मुख्य विशेषता है और यह किस प्रकार का बाजार है? जो इरोड है जो कि तमिलनाडु में है, वह कपड़ा बाजार की वो विश्व में मुख्य विशेषता उसकी क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, यह सप्ताह में 2 बार लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा बाजारों में से एक है, जहां आसपास के बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा थोक में बेचा जाता है। विकल्प बी सही है। ये लाइन मैं आपके एनसीईआरटी की किताब से लिया हूं, ठीक है ना। एक चैप्टर है खेत से बाजार तक, ऐसा कुछ करके एक चैप्टर है, जिसमें कपास कॉटन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे कॉटन निकलता है, फिर वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो उसी के बारे में इरोड और आपके कर्नूल का जिक्र किया गया है। तो ये इरोड जो तमिलनाडु में है, जो कपड़ा बाजार विश्व में विख्यात है, उसी की विशेषता के बारे में ये बताया गया है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कपड़ा उद्योग में प्रचलित दादन व्यवस्था का क्या अर्थ है और इसमें बुनकरों की क्या स्थिति होती है? तो देखिए मेरे भाई, दादन व्यवस्था की बात करें तो एक ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों का कच्चा माल यानी सूत देता है और उनसे तैयार कपड़ा खरीदता है। इसमें बुनकरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे व्यापारी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। विकल्प बी आपका सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बाजार की शोषणकारी व्यवस्था से बचने और बुनकरों को अपनी मेहनत का सही मूल्य दिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकल्प सबसे उपयुक्त है? ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बुनकर सहकारी संस्थाओं का गठन करना, जहां बुनकर मिलकर सूत खरीदते हैं और सीधे कपड़ों की बिक्री करके व्यापारियों पर निर्भरता खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री का मुख्य कार्य क्या होता है और वे अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को किस प्रकार रखते हैं? तो ध्यान रखिए, विकल्प 20 का सही हो जाता है, यानी वे कपड़ों के व्यापारियों से कपड़ा खरीदकर कमीजें सिलती हैं और उन्हें विदेशी खरीदारों को निर्यात करते हैं। यहाँ अधिकांश मजदूर अस्थायी होते हैं, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किसी बड़े कपड़ों के शोरूम में भारत से निर्यात की गई एक कमीज को बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा किसे प्राप्त होता है? तो साथियों, वह अमेरिका के उस बड़े व्यवसायी या स्टोर मालिक को जो विज्ञापन या ब्रांडिंग के माध्यम से मुनाफा कमाता है। विकल्प सी सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है साथियों कि बाजार श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और यह उत्पादक से उपभोक्ता को कैसे जोड़ता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह एक कड़ियों जैसे बिचौलियों, थोक व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की एक श्रृंखला है, जिसके माध्यम से किसी दूर स्थान पर बनी वस्तु अंतिम ग्राहक तक आसानी से पहुंच पाती है। विकल्प बी सही है। प्रश्न है कि लोकतंत्र में बाजार और समानता के संदर्भ में कौन सा वैचारिक दृष्टिकोण बिल्कुल सही है? तो साथियों ध्यान रखिए, विकल्प बी आपका सही है, यानी बाजार सभी को काम करने का अवसर तो देता है, लेकिन शक्तिशाली और धनी लोग बाजार से सबसे अधिक लाभ कमाते हैं, जबकि गरीब किसान और मजदूर न्यूनतम मजदूरी पर जीने को विवश होते हैं, जो आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। विकल्प बी आपका सही है। यहाँ आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान राजाओं की कमजोरी का लाभ उठाकर किन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? तो विकल्प आपका बी सही है, यानी अवध, बंगाल और हैदराबाद के सूबेदार तथा मराठा, सिख, जाट जैसे स्वायत्त समुदायों ने। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले मरुद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी यह वह अवसाद या गर्त होता है जहां भूमिगत जल
सतह पर आ जाता है, जिससे वहाँ हरी भरी वनस्पति और खजूर के पेड़ उगते हैं और मानव बस्तियाँ विकसित होती हैं। ये ध्यान रखिएगा। मरुद्यान के बारे में विकल्प बी कथन आपका सत्य है। आगे प्रश्न है कि लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के निवासियों के आर्थिक जीवन के संदर्भ में पर्यटन का क्या महत्व है। तो साथियों, यहाँ एक मुख्य आर्थिक प्रक्रम है जहाँ देश विदेश के लोग गोम्पाओं के दर्शन और ग्लेशियरों की सैर और यहाँ के उत्सवों को देखने आते हैं। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू में, ठीक है ना, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे प्रश्न है कि बाजार में कपड़ों की आपूर्ति की पूरी श्रृंखला का सही और तार्किक क्रम क्या है। तो मेरे भाई सही क्रम है ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले कपास किसान, फिर स्थानीय बुनकर तक पहुंचता है, फिर बुनकर कपड़ा निर्माण करता है, फिर गारमेंट फैक्ट्री में जाता है, फिर थोक और खुदरा व्यापारी के पास जाता है, फिर लास्ट में उपभोक्ता के पास आता है। विकल्प बी सही है, पूरी कपड़ों बाजार के श्रृंखला के बारे में। आगे प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के अवध राज्य के संदर्भ में राजा राजपूताना और स्थानीय जमींदारों के विद्रोहों को दबाने के लिए सआदत खान ने मुख्य कदम क्या उठाया था। तो मेरे भाई उसने जागीरदार व्यवस्था को कमजोर किया और अपने वफादार अधिकारियों को नियुक्त किया और जमीन का नए सिरे से मूल्यांकन कराया ताकि राजस्व चोरी रोका जा सके। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के संदर्भ में तापमान के अत्यधिक उतार चढ़ाव की क्या विशेषता होती है, विशेष रूप से सहारा मरुस्थल में। तो साथियों, यहाँ दिन के समय तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है, जबकि रात के समय रेत की तीव्र शीतलन क्षमता के कारण तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो विकल्प बी आपका सही है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लद्दाख मरुस्थल के निवासियों के धार्मिक जीवन के संदर्भ में गोम्पा क्या है। तो साथियों, गोम्पा बौद्ध मठ और धार्मिक केंद्र है जहां बौद्ध भिक्षु, जिसे लामा कहा जाता है, निवास करते हैं और साधना करते हैं। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है कि कपास उत्पादन में छोटे किसानों की आर्थिक लाचारी का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, खेती की उच्च लागत के लिए स्थानीय धनी व्यापारियों पर ऋण के लिए निर्भर होना, जिसके बदले उन्हें अपनी फसल का कम कीमत पर बेचने का कड़ा समझौता करना पड़ता है। विकल्प बी आपका सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मराठा इतिहास के संदर्भ में बाजीराव प्रथम की सबसे मुख्य सैन्य उपलब्धि क्या थी। तो उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में किया और मुगल सत्ता के गौरव को दिल्ली तक चुनौती दी। विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आज का है कि बाजार व्यवस्था के संदर्भ में खुदरा व्यापारी या फुटकर विक्रेता किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वह अंतिम व्यापारी जो थोक बाजार से सामान खरीद कर सीधे उपभोक्ता को कम मात्रा में वस्तुएं बेचता है, उसे ही खुदरा व्यापारी या फुटकर विक्रेता कहते हैं। तो आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सीधे एनसीईआरटी की किताबों से उठाए गए प्रश्न हैं। अगला जो क्लास होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, जो बीपीएससी टीआरई के लिए भी और सीटेट के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।